केजी पांडेज इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हम सबसे पहले जानेंगे कि इस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कब किया जाता है और इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को दिखाने के लिए किया जाता है जो कार्य वर्तमान में चल रहा हो अथवा हो रहा हो। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो अथवा हुआ है, हुई है, हुए हैं आते हैं। अब इनके उदाहरण देखिए। हम इस समय अंग्रेजी सीख रहे हैं। माली पौधों को पानी पिला रहा है। वह गाय को दूह रही है। यात्री पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। अब हम वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सकारात्मक यानी एफर्मेटिव वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। इस टेंस के सकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट, नेम या एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है तथा यू, वी, दे या बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के पहले रूप के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। वाक्य का शब्द क्रम यानी वर्ड ऑर्डर या स्ट्रक्चर इस प्रकार रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनलार्जमेंट और रिमेनिंग पार्ट। अब हम ये देखेंगे कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा कहलाता है, वर्ब किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा है और एनलार्जमेंट कौन सा है। प्रत्येक वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है वर्ब या क्रिया। क्रिया वह शब्द होता है जिससे कार्य का पता चलता है और इसी क्रिया से उस वाक्य के टेंस का भी पता चलता है। अब हम क्रिया से प्रश्न पूछें कौन या किसने, तो इसका जो उत्तर आता है वह उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। क्रिया से प्रश्न पूछें क्या, किसे या किसको, तो इसका जो उत्तर आता है वह उस वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्रिया से प्रश्न पूछें कब, कहाँ, क्यों, कैसे या किस लिए, तो इसका जो उत्तर आता है वह रिमेनिंग पार्ट या बचा हुआ भाग कहलाता है। ये जानने से अंग्रेजी का अनुवाद बहुत सरल हो जाता है। अब इन वाक्यों को देखिए। हम इस समय अंग्रेजी सीख रहे हैं। इस वाक्य में सीख रहे हैं क्रिया है। इस क्रिया से प्रश्न पूछें कौन सीख रहे हैं, तो इसका उत्तर है हम, यानी इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया हम। क्या सीख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्रिया से पूछें कब सीख रहे हैं, इस समय, तो इस समय इस वाक्य का एनलार्जमेंट हो गया। अब इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद देखिए। वी आर लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम। अब ये वाक्य देखिए। माली पौधों को पानी पिला रहा है। इस वाक्य में पिला रहा शब्द क्रिया है। कौन पिला रहा है, माली, ये सब्जेक्ट हो गया। किसे पिला रहा है, पौधों को, ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद देखिए जो इस प्रकार होगा। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। अब यहाँ देखिए इस वाक्य में वाटरिंग शब्द जो क्रिया है ये वास्तव में वाटर शब्द से बना है। वाटर शब्द सब्जेक्ट नाउन के रूप में भी काम करता है और क्रिया के रूप में भी काम करता है। अब इस वाक्य को देखिए। वह गाय को दूह रही है। ये रहा इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। शी इज़ मिल्किंग द काउ। इस वाक्य में मिल्किंग शब्द मिल्क नाउन से बना है और मिल्किंग यहाँ क्रिया का काम कर रहा है। अब इस वाक्य को देखिए। यात्री पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। इस वाक्य में लेटा हुआ क्रिया है और यात्री इस वाक्य का सब्जेक्ट है। पेड़ के नीचे इस वाक्य का एनलार्जमेंट है। ये रहा इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। द ट्रेवलर इज़ लाइंग अंडर द ट्री। अब इस वाक्य को देखिए।
वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा है इस वाक्य की क्रिया है, वह इस वाक्य का सब्जेक्ट है और अंग्रेजी इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है और धारा प्रवाह इस वाक्य का एनलार्जमेंट है। ये रहा इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। अब ये वाक्य देखिए, सुनो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। ये रहा इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। लिसन, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी अनुवाद करना सीखेंगे। इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है और अन्य बातें सकारात्मक यानी एफर्मेटिव वाक्यों की तरह ही रहती हैं। वाक्य का शब्द क्रम इस प्रकार रहता है: सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनलार्जमेंट या रिमेनिंग पार्ट। अब ये वाक्य देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। खेल रहा है इस वाक्य की क्रिया है, वह इस वाक्य का सब्जेक्ट है और क्रिकेट इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। यह रहा इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब ये वाक्य देखिए, शिकारी हिरन के पीछे नहीं भाग रहा है। यह रहा इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। द हंटर इज़ नॉट रनिंग आफ्टर द डियर। यहाँ देखिए, जब वाक्य में गति का भाव हो तो के पीछे की अंग्रेजी आफ्टर बनती है और स्थिरता का भाव हो तो के पीछे की अंग्रेजी बिहाइंड बनती है। जैसे इस वाक्य में भाग रहा है गति का भाव है, इसलिए के पीछे की अंग्रेजी आफ्टर बनी है। अब ये वाक्य देखिए, चोर पेड़ के पीछे नहीं छुपा हुआ है। इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद देखिए, द थीप इज़ नॉट हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। इसमें छुपा हुआ है, यहाँ स्थिरता है, इसलिए के पीछे की अंग्रेजी बिहाइंड बनाई है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करना सीखेंगे। इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया इज़, एम या आर को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में नोट का प्रयोग करना हो तो नोट को सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। यदि वाक्य में WH वर्ड यानी व्हेन, वेयर, वाई, वाट आदि हो तो इनको वाक्य के शुरू में रखा जाता है। इंटरोगेटिव वाक्य का शब्द क्रम इस प्रकार रहता है: WH वर्ड प्लस इज़, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट या एनलार्जमेंट। अब यहाँ समझिए, WH वर्ड और नोट इन दोनों को इस स्ट्रक्चर में ब्रैकेट में रखा हुआ है। यदि वाक्य में इन दोनों शब्दों में से दोनों या कोई भी एक हो तो इनका प्रयोग करेंगे और नहीं हो तो इनका प्रयोग नहीं करेंगे। अब इस वाक्य को देखिए, क्या वे अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये वाक्य प्रश्नवाचक है, सीख रहे हैं क्रिया है, वे सब्जेक्ट है और अंग्रेजी इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। ये रहा इसका अंग्रेजी अनुवाद। आर दे लर्निंग इंग्लिश। अब ये वाक्य लीजिए, वे क्या सीख रहे हैं। ये रहा इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। व्हाट आर दे लर्निंग। अब हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि इस वाक्य में व्हाट का प्रयोग किया गया है और इसके पहले वाक्य में व्हाट का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि क्या शब्द दोनों वाक्यों में है। तो इसके लिए बहुत ही स्पष्ट बात है कि यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में हो और उस वाक्य का उत्तर हाँ या ना में नहीं आ सके तो उस वाक्य में क्या की अंग्रेजी व्हाट बनाई जाती है। और यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो और उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ जाए तो उस वाक्य में क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनाई जाती है, केवल सहायक क्रिया को ही वाक्य के शुरू में रखा जाता है। अब ये वाक्य देखिए,
क्या कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा है? ये रहा इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। इज़ द कंप्यूटर वर्किंग वेल? अब ये वाक्य लीजिए, क्या कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है? ये रहा इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। इज़ द कंप्यूटर नॉट वर्किंग वेल? इस वाक्य में नई शब्द भी है, इसलिए नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में किया गया है। अब ये वाक्य देखिए, कंप्यूटर ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है? ये रहा इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। वाई इज़ द कंप्यूटर नॉट वर्किंग वेल? इस वाक्य में नई शब्द भी है और WH वर्ड क्यों भी है, इसलिए वाई शब्द को शुरू में रखा गया है और नोट शब्द को सब्जेक्ट के बाद रखा गया है। अब ये वाक्य देखिए, क्या राम और हरि आपस में यानी एक दूसरे से नहीं झगड़ रहे हैं? ये रहा इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। आर राम एंड हरि नॉट क्वारलिंग विद ईच अदर? अब यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि यदि किसी वाक्य में आपस में या एक दूसरे से शब्द आए और उस वाक्य में दो व्यक्ति हों तो आपस में की अंग्रेजी विद ईच अदर बनती है, और यदि वाक्य में दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आपस में शब्द आए तो आपस में की अंग्रेजी विद वन अनदर बनती है। यदि आप इस टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं।